Hello students, today we are going to discuss chapter number 2 from unit 1. Chapter 2 having name System and Units. What is system and what is unit? In the previous classes we understand the concept of physical world. What is physical world? ये बाहर की दुनिया क्या है, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है और इस दुनिया को समझने के लिए हमें नेचर के कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगर आप इस नेचर के अंदर जो हो रहा है उसको समझना भी चाहते हो, इवन उसको कैलकुलेट भी करना चाहते हो कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फॉर कैलकुलेशन हमें नेचर के अंदर कैलकुलेशन के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब करनी होगी। उन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी आज हो रहा है उसको नाप तोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म दैट इज डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है? देखो, फिजिकल का मतलब है जिसको हम सिंपली ऐसे टच करके देख सकते हैं कि ये, या देख सकते हैं अपनी आंखों से, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें फिजिकल क्वांटिटी चाहिए कितनी, हमें मिनिमम कितनी क्वांटिटीज चाहिए ताकि हम पूरे नेचर को डिटेल से स्टडी कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैं सिंपली पूछता हूं कि बेटा अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? सेकेंडली, आप घर से स्कूल तक आते हो, स्कूल से घर तक जाते हो, तो वो जो डिस्टेंस है स्कूल से घर तक का, उस डिस्टेंस को आप किस फॉर्मेट में कैलकुलेट करोगे? तो इसी तरह हमारे पास अगर पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स लगते हैं जहां पर वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है। तो उस डिस्टेंस के लिए आपने एक क्वांटिटी को बना रखा है, उस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं दैट इज लेंथ। आपकी फर्स्ट क्वांटिटी क्लियर होगी। और उसके बाद क्या लेंथ सफिशिएंट है बाकी नेचर को समझने के लिए? चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वांटिटी की। ये मेरे पास एक लेंथ है, कुछ लेंथ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। अगर इस लेंथ को मैं अपने हाथ पे रखता हूं तो ये लेंथ मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, कर लिया। उसके बाद मैं एक और क्वांटिटी को रखता हूं, ये सेकेंड क्वांटिटी है, इसको भी मैं अपने हैंड पे रखता हूं तो ये भी नीचे को फोर्स लगा रहा है। तो मुझे एक और यहाँ पर एक टर्म देखने के लिए मिलती है कि लेंथ जो है वो फोर्स लगा रही है। पर क्या हम लेंथ को फोर्स की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे देखिए, अगर आपके पास एक छोटा सा बड़ी लेंथ है बट वो लेंथ कॉटन की है, अगर आपके पास एक बड़ी लेंथ कॉटन की है, उसको अपने हाथ पे रख रहे हो तो आपके हाथ को वो कम ताकत से नीचे की तरफ दबा रही है। सेकेंडली, आप छोटी सी लेंथ लेके आते हो जो आयरन की है, बहुत हैवी पीस है, उसको अगर आप अपने हाथ पे रखोगे तो वो आपका हाथ को ज्यादा जोर से नीचे की तरफ दबा रही है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कि लेंथ का हाथ को नीचे की तरफ दबाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। अगर लेंथ छोटी है तो हो सकता है हाथ जोर से नीचे की तरफ जाए, अगर लेंथ बड़ी है तो हो सकता है हाथ स्लोली नीचे जाए। तो इस तरह की क्वांटिटी जो फोर्स लगाती है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं है। तो फोर्स, पावर, एनर्जी के टर्म में आपको इस तरह के टर्म में कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, दैट इज मास। तो हमें हमारे पास लेंथ मिल गई, हमें मास मिल गया। अब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी नेचर को समझने के लिए? अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कोई कॉपी चेक करवाने आ रहा है, कोई कुछ टॉपिक समझने के लिए आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा आप कल आ जाना। किसी को हम बोलते हैं बेटा परसों आ जाना, या कोई और डिले कर सकते हैं हम किसी काम को। ये जो कल आ जाना या परसों आ जाना, अगर मैं इसको नापने की कोशिश करूं लेंथ के टर्म में कि कल तक कितनी लेंथ हो जाएगी, परसों तक कितनी लेंथ हो जाएगी, थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे हम। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम तीसरी क्वांटिटी से नापेंगे, दैट इज टाइम। क्योंकि टाइम को आप नाप सकते हो कि आज से कल तक कितना टाइम होगा, परसों तक कितना टाइम होगा। तो टाइम ये थर्ड क्वांटिटी होगी जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने ये बेसिकली आपको 3 क्वांटिटीज बताई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी। सो फिजिकल क्वांटिटी आपकी लेंथ, मास एंड टाइम और भी मिलेगी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? दैट इज अ क्वांटिटी दैट कैन मेजर एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब। वो क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल
क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक पर्पस क्या होता है, जो नेचर के रूल्स हैं उन रूल्स को हमने स्टडी करना है। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले समझा कि लेंथ, मेरे पास एक क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। अब लेंथ की अगर आपने एक डेफिनेशन बनाई तो लेंथ की डेफिनेशन क्या है, लेंथ क्या है आपका एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये लेंथ है। आप एक कमरे के अंदर खड़े हो, मैंने बोला कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है, दैट इज लेंथ। अब आपको बोला बेटा इस साइड को नहीं, अब इस साइड को नापी, ये वाली लेंथ क्या है, चलो ठीक है, आपने बोला कि सर ब्रेथ है। अब मैंने ऊपर की तरफ नापने के लिए बोला, आपने बोला सर ये हाइट है। तो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, ये तीन क्वांटिटीज आ गई। बट तीनों क्वांटिटीज के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, अगर ऐसे है तो लेंथ है, अगर ऐसे कर दो तो ब्रेथ है, और ऐसे कर दे तो हाइट है। मतलब ये तीनों ही क्वांटिटी को हम, इन तीनों ही क्वांटिटी में कॉमन क्या है कि दैट इज पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस। और पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस तो हम देख चुके हैं, ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ से ही हमें हमारे पास तीन और क्वांटिटीज मिल जाएंगी, दैट इज हम एरिया को नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप सकते हैं, क्योंकि एरिया में क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेसिकली ये तीनों लेंथ ही हैं और ये भी लेंथ ही है, बट लेंथ के नाम आपने अलग अलग कर दिए। चलिए कुछ और एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे आप साइकिल पे अपने घर तक जा रहे हो, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 10 मिनट में कर रहा है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पर यूनिट टाइम, ये भी आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो, डिस्टेंस को ट्रेवल करना पर यूनिट टाइम, ये क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड। तो अगर आपने स्पीड को समझना है तो स्पीड के लिए भी आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ चाहिए। तो ये जो लेंथ है, लेंथ आपका क्या रहेगा, बेसिक, दैट इज फंडामेंटल। तो इस क्वांटिटी को आप बोलोगे फंडामेंटल, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगी, फंडामेंटल। और इसी क्वांटिटी से जो और क्वांटिटीज हम बना सकते हैं, देखिए फंडामेंटल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेंथ को आप मास से कंपेयर नहीं कर सकते, लेंथ को आप टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये आपकी फंडामेंटल रहेगी। और इससे हम और कौन सी क्वांटिटीज को बना सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम बना सकते हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटीज। सो इस तरह हमारे पास दो क्वांटिटीज मिलेगी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। अब दूसरी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या देखी थी, मास देखी थी। तो मास के अंदर, मास से हम क्या क्या बना सकते हैं, कम मास है, नीचे को ताकत लगा रहे हैं, जो ताकत लगाना है इसको हम बोलते हैं फोर्स। तो अगर आपके पास मास है तो मास से आप फोर्स लगा सकते हो, पावर क्रिएट कर सकते हो, मोमेंटम बना सकते हो, दैट इज मोमेंटम। तो ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मास से बनी हुई है। तो मास से बनने वाली क्वांटिटी दैट इज ड्राइव, सिमिलरली टाइम से बन जाएंगे। तो ये मैंने बेसिकली तीन क्वांटिटीज को लिखा है, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। तो बेसिकली हमारे पास नेचर के अंदर 7 क्वांटिटीज होंगी, तो उनको मैं अभी लिखूंगा 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज चमक रही है तो ये कितनी ज्यादा चमक रही है, तो उसकी जो चमक है उस चमक को आप इनसे नहीं नाप सकते, लेंथ, मास और टाइम से नहीं नाप सकते। अगर मैं बोलूं एक तार के अंदर करंट जा रहा है तो ये करंट कितना ज्यादा जा रहा है, तो उस क्वांटिटी को भी आप लेंथ, मास और टाइम से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको लेंथ, मास एंड टाइम से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते नेचर के अंदर। तो नेचर के अंदर हमें टोटल क्वांटिटीज कितनी चाहिए ताकि सभी को समझ सके। तो इसके समझने के लिए हम पहले लिखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। तो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो फंडामेंटल यूनिट आपका होता क्या है। फंडामेंटल का मतलब है जिसका किसी और यूनिट से लेना देना ना हो। फॉर एग्जांपल ये इसकी डेफिनेशन रहेगी फंडामेंटल की, दैट इज द यूनिट्स व्हिच कैन नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से आप नहीं बना सकते, नॉर कैन बी रीसॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट। जैसे मेरे पास लेंथ है, लेंथ को मैं मास में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं लेंथ को टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं उनको आप बोलते हो फंडामेंटल यूनिट्स।
सो ये आपकी फंडामेंटल रहेंगी। अब फंडामेंटल से डिराइव देखते हैं कि डिराइव यूनिट्स कौन सी रहेंगी। डिराइव बेसिकली आपने इसी से बनानी है। इसकी डेफिनेशन रहेगी यूनिट which can be expressed in terms of fundamental unit। जिस यूनिट को आप फंडामेंटल की फॉर्म में लिखते हो उसी यूनिट को आप बोलोगे वो डिराइव यूनिट्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक बात बता रहा था पहले भी, लेंथ की डिराइव यूनिट्स क्या होंगी? लेंथ से आप हाइट को मेजर कर सकते हैं, लेंथ से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है? आप 10 सेंटीमीटर इधर को गए, 2 सेंटीमीटर उधर को गए, तो 10 into 2 ये क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम भी इसी से लेंथ से निकलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये सारा हाइट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड भी इवन यहीं से निकलेगी अगर आप स्पीड को यूज करोगे, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? ये लेंथ रहेगी। तो लेंथ से आप ये सारी चीजों को नाप सकते हो। तो इससे बनने वाली क्वांटिटीज आपकी क्या होगी? डेराइव्ड। चलिए मास से बात करते हैं। लेंथ को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मास आपकी सेकंड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। मास से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपके पास मास है तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये फोर्स बन जाएगा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बना कहां से? मास से। तो मास फंडामेंटल एंड दिस इज डेराइव्ड। सिमिलरली आप पावर, इससे और बहुत कुछ बना सकते हो। पावर का फॉर्मूला बना सकते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला बना सकते हो। तो मोमेंटम भी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सारे फॉर्मूले आपके क्या रहेंगे? डेराइव। अब टाइम से आप, टाइम भी आपके कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? अब टाइम को ना तो आप लेंथ में नाप सकते हो ना ही मास के अंदर। सिमिलरली फोर्थ आ जाएगा आपका टेम्परेचर। आपने किसी ठंडे पानी में उंगली डाली और आपको फील हुआ ये बहुत ठंडा है। आपको भी बुलाया मैंने, आपके किसी दोस्त को भी बुलाया, दोनों से पूछा आप बताओ किसको ये पानी ज्यादा ठंडा लगा। तो डिपेंड करता है दोनों के लिए वो टेम्परेचर क्या रहेगा। वही जो पानी का टेम्परेचर, एक बॉल है, बॉल के अंदर हमने आइस डाली, आइस में जब आप उंगली दबा रहे हो आपको ठंडा लग रहा है। अब इसी क्वांटिटी को आप घर जाके सिंपल पानी में कर रहे हैं तो वो आपको कम ठंडा लग रहा है। तो कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है, तो उसको नापने के लिए हम, हमारे पास एक क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर है, वायर में जब करंट आ रहा है, करंट का आपको फॉर्मूला पता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो करता है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो करंट को क्या आप टाइम, मास और लेंथ पे नाप सकते हो? तो आंसर है नहीं। हम करंट की मेजरमेंट इन क्वांटिटीज के अंदर नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या रहेगा? फंडामेंटल। इलेक्ट्रिक करंट से आप और बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इसी से एनर्जी भी बन जाएगा आपका, बहुत सारे कंपोनेंट है, वोल्टेज बन जाएगा, वोल्टेज। ये जो क्वांटिटीज होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से बनेगी हमारी बाद में, ये हो जाएगी हमारी डेराइव्ड। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूनिट बनाएंगे फंडामेंटल। अभी मैंने आपको बोला कि कोई चीज कितनी ज्यादा चमक रही है, कोई चीज कितनी ज्यादा नहीं चमक रही है, तो जो उसका शाइनिंग पार्ट है, तो शाइनिंग पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। मैंने आपको पहले भी बोला हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास बेसिकली 7 होंगी। एक फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को पहले हम बना चुके थे। बनाने के बाद काफी टाइम, 5-6 साल के बाद हमें पता चला कि हमें 2 क्वांटिटीज और ऐसी चाहिए जो पूरे नेचर को डिस्क्राइब कर सके कि नेचर के अंदर कैसे हमारा जो सिस्टम है वर्क करता है। तो जो 2 क्वांटिटीज रह गई थी, ये है क्वांटिटी नंबर 8, क्वांटिटी नंबर 9। इन क्वांटिटीज को बाद में बनाया गया और जो फर्स्ट 7 क्वांटिटीज हैं, 7 क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल है, फंडामेंटल जो आपकी पहले 7 क्वांटिटीज हैं, और जो क्वांटिटी नंबर 8 एंड क्वांटिटी नंबर 9 इनको बाद में बनाया गया और इन क्वांटिटीज का नाम रखा गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, जैसे आप एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री शीट लेते हो तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगी, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा थी, बाद में बनाई गई। तो क्वांटिटीज क्या है? प्लेन एंगल,
अब एंगल क्या होता है, ये होता है एंगल, आपने एंगल की स्टडी की हुई है लोअर क्लास में। जैसे ये मेरे पास ये क्या है, ये लेंथ है। अब इस लेंथ को अगर मैं ऐसे ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद इन दोनों लेंथ्स के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, द एंगल, ये एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको इस फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आएगी। सो एंगल इज द एंगल को हम सिंपल बोल सकते हैं, दो जो आपकी जो लेंथ है उसके बीच में जो पार्ट बनता है दैट इज नोन एज एंगल। ये एंगल होगा प्लेन, प्लेन क्योंकि ये एक ही प्लेन में बनता है दैट इज एक्स वाई या वाई जेड, ये एक प्लेन के अंदर बन रहा है। अब दूसरा एंगल रहेगा आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या रहेगा, जैसे आपने एक बर्थडे का कैप होता है, आपके बर्थडे कैप की आपने देखा है, उस कैप की कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होती है बर्थडे कैप। तो उस कैप के अंदर ये जो एंगल होता है थीटा दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड मतलब 360 डिग्री, जो एंगल 3D फ्रेम के अंदर बनता है उसको आप बोलते हो सॉलिड एंगल, और जो दो लाइंस के बीच में एंगल बनता है दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। अगर आपने इन फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी कर लिया तो समझ लीजिए आप नेचर के अंदर जो भी चीज चल रही है तो उस नेचर की आप कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हो। सो अगेन वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and 2 supplementary quantities, and these are the definitions of fundamental quantity and derived quantities। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, हमें ये तो पता चल गया अगर आप इस नेचर को समझना चाहते हो, नेचर की कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो कैलकुलेशन के लिए आपको 7 क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं प्लस 2 एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलिए अब उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को किसकी हेल्प से हम नाप सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको इतनी एक लेंथ का टुकड़ा दिया, इतनी लेंथ का टुकड़ा दिया और मैंने बोला कि आप इसको नाप के बताइए कि ये लेंथ का टुकड़ा कितना लंबा है। तो आपने क्या किया, अपनी फिंगर्स को यूज करके आपने ऐसे स्टेप, फिंगर के स्टेप्स को यूज किया, दैट इज 1 2 एंड 3। तो किसी ने बोला सर ये 3 लेंथ है, किसी ने बोला ये 4 लेंथ है, किसी ने बोला ये 5 यूनिट लेंथ है। तो इस चीज के अंदर आपस में हमारे अंदर झगड़ा होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन लेंथ ज्यादा है या कम है, कितनी एक्यूरेट है। तो किसी भी चीज को एक्यूरेसी से नापने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है दैट इज नोन एज यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, किसी भी चीज को 100% एक्यूरेसी के लिए नापने के लिए, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे टाइम हो, करंट हो, इंटेंसिटी हो, तो उसको एक्यूरेट कैसे नापेंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे यूनिट्स। तो अब यूनिट की डेफिनेशन क्या रहेगी, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। यूनिट एक क्वांटिटी की मेजरमेंट है, इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर नेम, जिसका आप एक पर्टिकुलर नेम रखोगे। इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आप यूनिट डिसाइड कर रहे हो, जैसे आपने लेंथ के लिए यूनिट बना रखी है मीटर, तो वो जो मीटर आपने लेंथ के लिए यूनिट बनाई है तो वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। और 100% आप किसी भी यूनिट को कैसे कहोगे कि ये यूनिट मेरा एकदम ओके है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन इज इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, अब आपने एक स्टेटमेंट बना दी, वो क्या स्टेटमेंट बनाई, आपने एक स्टेटमेंट बनाई कि जब पानी उबलेगा, तो जब पानी उबलता है उसको मैं बोलूंगा इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने अपनी स्टेटमेंट बना दी, इट्स ओके। अब आपने जो पानी को उबाला था, आपने पानी को उबाला था यहाँ पर, जहां पर प्रेशर कितना है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इस प्रेशर के अंदर आपने यूनिट को बनाया, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, जब आपने पानी को उबाला। अब वही पानी को आपने माउंटेन्स के ऊपर, या आपके किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड्स ने माउंटेन के ऊपर उबाला, तो वहां पर जब पानी ने उबलना स्टार्ट किया तो वहां पर आपने देखा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं रहा, वो चेंज हो गया। 100 की जगह मान लीजिए वो 80 डिग्री हो गया, तो 80 डिग्री पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बट आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनाई थी, आपने बनाई थी जब वो बॉयल होता है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा 100, बट माउंटेन्स पर वो जाके कितना हो गया 80। तो 100 से 80 का ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस आया है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के कारण हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है ये
चेंज हो रहा है, तो आपको अपनी डेफिनेशन दोबारा से ठीक करनी होगी। तो डेफिनेशन के अंदर आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब पानी उबलेगा उस पानी को आप बोलोगे भैया इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आपकी ये यूनिट है वेल डिफाइन होनी चाहिए, इसको कोई भी चैलेंज ना कर सके। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंडली बात कर रहे हैं, इट शुड हैव अ सुटेबल साइज। सुटेबल साइज का क्या मीनिंग है? अब साइज आपने आज जब भी आप नाप तोल करते हो उसके लिए आपके 1 kg के स्टोन आते हैं, 5 kg का स्टोन आता है। इवन आजकल तो डिजिटल मशीन आ गई है किसी का वेट कैलकुलेट करने के लिए, मास कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हैं। पुराने समय के अंदर क्या होता था, जब आप मार्केट के लिए सब्जी लेने जाते थे या आप घूमने जाते थे, तो जो आप डेली यूज के लिए सामान को उठाते थे उसको आप एक यूनिट बना लेते थे। जैसे आप मार्केट से एक नॉर्मल फैमिली के लिए सब्जी लेने गए, तो जो सब्जी का वो वेट था आपने डिसाइड किया ये वेट कितना है, दैट इज 1 kg। तो 1 kg वेट आपने उसको मान लिया, तो उसी के कंपैरेटिवली मैंने 5 गुना जब ज्यादा सामान ले लेंगे तो उसको आप क्या बोल दोगे, 5 kg। तो इसी तरह उसके कंपैरेटिवली अगर आप 100 टाइम्स ज्यादा सामान ले लोगे दैट इज 100 kg। तो ये जो यूनिट का साइज है kg, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया 1 kg क्या है। तो 1 kg को हम रिलेट करके उससे ज्यादा सामान या उससे कम सामान भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत एक और है कि जो आपने 1 kg यूनिट यूज की है, ये 1 kg यूनिट हर जगह अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको मान लीजिए ट्रक के अंदर एक सामान लेके आना है, कोयला लेके आना है, तो ट्रक के ऊपर जो आप कोयला लेके आ रहे हो तो वो कोयला हो जाएगा 3000 kg। तो आप किसी दुकान वाले को बोलोगे मुझे 3, 4, 5, 8 kg यूनिट जो है कोयला दे दो, तो ये थोड़ा बोलने में भी डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए और वैसे भी ये थोड़ा लंबा यूनिट रहेगा। तो यूनिट का साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो हम इस तरह से यूनिट के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आपने 1000 kg को एक नाम दे दिया दैट इज 1 टन। अब आपने माइंड में एक पिक्चर बना लिया है कि एक ट्रक के अंदर भरा हुआ जो कोयला है उसका जो साइज है दैट इज 1 टन। 1 टन किसके इक्वल है, दैट इज 1000 kg। तो उस तरह आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो टन के अंदर। अगर आपने मार्केट में सोना लेने जाना है, आपने सोने के कड़ा करवाना है या सोने का कुछ और प्रोडक्ट करवाना है, तो वहां पर आप दुकान वाले को ये तो नहीं बोलोगे मुझे 0.00056 टन सोना गोल्ड दे दीजिए, झुमके दे दीजिए इतने टन के। तो ये बोलने में भी बड़ा गलत लगेगा और वहां पर सुनने वाले को भी गलत लगेगा। तो वहां पर हमने जब गोल्ड लेनी है तो वहां पे हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, दैट इज ग्राम। हमें 5 ग्राम चाहिए, 6 ग्राम चाहिए। तो यूनिट जो आप बना रहे हो इट शुड बी कन्वर्टेबल ऑल्सो, कि केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट सके, केजी को हम क्विंटल में कन्वर्ट कर सके, क्विंटल को हम टन में कन्वर्ट कर सके। तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, इट शुड बी ए सुटेबल साइज। अगेन इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसेबल। थर्ड पॉइंट जो आपका है, इट इज रिप्रोड्यूसेबल। अब रिप्रोड्यूसेबल की कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आपने वही मैं बात दोबारा से एग्जांपल लेता हूं, पानी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर यहाँ पर जो पानी को उबाला आपने इंडिया में बोला है, इंडिया में दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को आपने इंग्लैंड में अपने दोस्त को मोबाइल से फोन किया और बोला कि आप वहां पर कैलकुलेट करके देखो, ये भी आपका कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने भी जब पानी बॉईल किया था वो भी कितना रहा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर इंग्लैंड वालों ने कनाडा में फोन किया तो कनाडा में भी आपने उसी पानी को बोला और वहां पर भी जो टेम्परेचर रहा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप नॉट ओनली फॉर इंडिया, आप अदर कंट्रीज में भी सेम कंडीशंस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, कंडीशंस वही रहेंगी। तो उस वक्त आप यूनिट को बोलोगे इट इज रिप्रोड्यूसेबल, कि जिसको मैं इधर इंडिया में बता सकता हूँ, जिस मेथड से बता सकता हूँ उसी मेथड से मैं अदर कंट्रीज के अंदर भी बता सकता हूँ। नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, मान लीजिए आपने एक लकड़ी की लेंथ बनाई, ये लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। अब इसी लेंथ की आपने 50 मल्टीपल कॉपीज बना ली, अपने दोस्तों के साथ मिलके सेम साइज के 50 टुकड़े कर दिए। ये जो 50 टुकड़े हैं आपके फ्रेंड्स अपने अपने गांव के अंदर ले गए और हमने इसको डिसाइड किया था इट इज 1 मीटर। तो जो टेम्परेचर है सब जगह सेम नहीं रहता, टेम्परेचर बार बार चेंज होता है। हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी है
तो हमने देखा कि 2 महीने के बाद वो लेंथ थोड़ी कम सुकड़ गई, गर्मी के कारण वो लकड़ी जो सुकड़ जाती है वो थोड़ी सुकड़ के कम हो जाएगी। और इसी तरह वहां पर किसी और जगह में वो लकड़ी की लेंथ कुछ और होगी, किसी और जगह में वो लेंथ कुछ और होगी। तो ड्यू टू टेम्परेचर के चेंजेस के कारण ये लेंथ जो है, जैसे लकड़ की आपने बेच दिया तो वो सुकड़ जाएगा, अगर गीला हो जाएगा, गीला होने के कारण वो थोड़ा और फैल जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, उसका साइज जो है वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। उस साइज को स्टैंडर्ड ना रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी क्वांटिटी है? टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन। तो इस तरह की आपकी क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए जो फिजिकल कंडीशंस के कारण चेंज हो जाएगी, नहीं तो आप सबके अंदर एक झगड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे भैया मैंने तो आपको 1 मीटर लेंथ भेजी थी और इसके मुझे 100 रुपीज चाहिए, और आपके दोस्त जो पहले 1 महीना पहले आपसे 1 मीटर लेंथ ले गए थे, उनके पास वो लेंथ जाके 1 मीटर की जगह 1 मीटर से कम पड़ गई, और आप दोनों के बीच में तो झगड़ा हो जाएगा कि आपने मुझे इतनी लेंथ नहीं, इतनी लेंथ भेज दिया। तो लेंथ जो है बेसिकली किसी भी टेम्परेचर के साथ, किसी भी प्रेशर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह की क्वांटिटीज को यूज करोगे तो ये आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट यूनिट। तो यूनिट कैसे रहेगी और यूनिट को हम डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे। अब यूनिट के फर्दर सिस्टम्स क्या हैं उसको देखिए। अब हम पढ़ चुके हैं दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स आपकी क्या है। अगर आप पूरे नेचर को स्टडी करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज विच वाज एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ, मास और टाइम की कैलकुलेशन कंट्री बाय कंट्री कैसे होती थी। अब कंट्री बाय कंट्री पुराने टाइम के अंदर क्या था, हर एक कंट्री ने जो लेंथ को नापने के लिए अपना मेथड बना रखा है, मास को नापने के लिए अपना मेथड बना रखा था। तो इन मेथड्स की कैलकुलेशन के कारण एक कंट्री और दूसरी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट थी, वो वेरी करती थी, जिसके कारण एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर बहुत सारे झगड़े होते थे और कैलकुलेशन करना, नापतोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो सिस्टम कैसे काम करता था पुराने समय के अंदर, दैट इज फर्स्ट सिस्टम है CGS। C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम, S stands for सेकंड। ये सिस्टम फ्रांस के अंदर चलता था। और ड्यूरिंग सेम टाइम FPS stands for फुट, पाउंड एंड सेकंड, ये कहां पर चलता था? ब्रिटिश के अंदर। और आपको पता है इंडिया भी 1947 से पहले ब्रिटिश सिस्टम के अंदर काम करता था, क्योंकि हम भी गुलाम थे। तो उस वक्त हम लेंथ को फुट में नापते थे और फ्रांस वाले लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे। हम बोलते थे कि हमने आपको 50 पाउंड सामान भेजा है, तो वो जो सीजे सिस्टम वाले थे, फ्रांस वाले थे, वो बोल रहे हैं हमारे पास 50 पाउंड नहीं, हमारे पास तो इतने ग्राम जो आपका सामान पहुंचा है। तो ग्राम की पाउंड में कन्वर्जन, फुट के सेंटीमीटर में कन्वर्जन वो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो प्रॉब्लम बहुत आ रही थी कम्युनिकेशन करने के लिए। और थोड़े टाइम बाद फ्रांस ने ही अपने सिस्टम को डेवलप किया, चेंज किया, वो CGS से MKS में आ गए। MKS का मतलब था दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये यूनिट्स जो फ्रांस की थी छोटी थी, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर आपकी छोटी यूनिट है। तो मीटर से सेंटीमीटर में अगर जाएं, सेंटीमीटर से मीटर में ये कन्वर्जन पॉसिबल है। तो बड़े सिस्टम को नापना इजी होता है और जो छोटा सिस्टम है उसकी कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है। तो लेटर ऑन थोड़े ही समय के बाद हमारे पास MKS जो सिस्टम आ चुका था। अब भी प्रॉब्लम क्या है, CGS, FPS और MKS इतने सिस्टम आने के बाद भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर जो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन सेम नहीं था। तो अब हमें करना क्या था, हमें क्या करना था, हमें हर एक कंट्री का लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन है वो सेम करना था। तो 1971 के अंदर, 1971 के अंदर सभी कंट्रीज की कमेटी बैठी, जिस कमेटी में ये डिसाइड किया गया कि हम सब एक ही सिस्टम से चलेंगे, हम सब एक ही सिस्टम से काम करेंगे। और उस सिस्टम का नाम बताया गया दैट इज SI सिस्टम, जिसको आज आप पढ़ते हो सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी, करंट, ये सब की SI यूनिट्स वगैरह जो है सेम रहेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कैलकुलेशन का मेथड था वो इजी हो गया था। अब
थोड़ी सी इसकी और डिटेल में बात करें तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से पहले ये जो हमारा सीजीएस सिस्टम था ये मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, दैट इज मैट्रिक सिस्टम। और ये जो एफके सिस्टम था ये नॉन मैट्रिक था। अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ये आपका मैट्रिक सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन रहेगी। मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या है, अगर आप किसी भी क्वांटिटीज को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 10 से डिवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं उसका आप एक नाम बना रहे हो। मीन वो 10 की अमाउंट से मल्टीप्लाई में इंक्रीज हो रही है और 10 की अमाउंट से वो डिक्रीज हो रही है। चलिए एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मेरे पास 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 10 ग्राम। बट आप 10 ग्राम नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे 1 डेकाग्राम। ऐसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 100 ग्राम। इंस्टेड ऑफ सेइंग 100 ग्राम इट इज हेक्टाग्राम। ऐसे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्टाग्राम आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम जो 10 के मल्टीप्लाई होने के साथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम मैट्रिक सिस्टम। ग्राम से नीचे आएंगे 10 दैट इज 0.1 ग्राम, इसको बोलोगे आप डेसीग्राम। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 0.01 ग्राम, इसको बोलोगे आप सेंटीग्राम। इस तरह के सिस्टम को आप बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम के एडवांटेजेस हैं, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको क्या एडवांटेजेस हैं। और नॉन मैट्रिक सिस्टम क्या है, नॉन मैट्रिक सिस्टम इसका 10 की पावर से कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल होता है लर्न करने के लिए। जैसे पुराने समय के अंदर क्या चल रहा, 8 रत्ती की होती थी एक बादशाह, 4 माशा का 1 तोला, 1 तोले में 6 चटाक आते थे और 4 चटाक के अंदर 1 पाव, 4 पाव के अंदर 1 सेर और 40 सेर से 1 मट। ये मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा, टेंशन ना लो। अभी भी हमारे जो पंजाबी सिस्टम के अंदर जो हमारे गांव के अंदर चलता है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं हम बोलते हैं ये खेत कितना है, ये 1 बिग्गा है, बिग्गा, ये इतने एकड़ है, ये 1 किला है। तो किला, बिग्गा, एकड़, ये पंजाबी के हमारे जो कैलकुलेशन है ये चल रही हैं, वो भी एक तरह की कैलकुलेशन है। मरला होता है, मरला भी होता है। तो ये सिस्टम जो है दैट इज नॉन मैट्रिक सिस्टम, बट हमें मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब देखते हैं जो सभी कंट्रीज ने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया है वो ऐसा सिस्टम क्या है और उसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस रहने वाली हैं। तो अब इसको देखेंगे मैट्रिक सिस्टम, सॉरी ऐसा सिस्टम। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या कैलकुलेशन चेंज की गई, जो सभी कमेटी ने बैठ के जो डिसीजन लिया सभी कंट्रीज की कमेटीज ने। तो सबसे पहले लेंथ को हम नापने लगे मीटर के अंदर। इंडिया के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी, सभी कंट्रीज के अंदर लेंथ को मीटर से नापने लगे और मीटर को शॉर्टकट में लिखने का जो सिंबल बनाया गया दैट इज एम। इसी तरह मास को हमने नापने के लिए किलोग्राम बनाया और इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हमने सिंबल बनाया दैट इज केजी। टाइम के लिए सेकंड और इसका सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा दैट इज एम्पियर और इसको हम ए से लिखते स्टार्ट करने लगे। टेम्परेचर, कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको नापेंगे हम केल्विन के अंदर और इसकी ऐसा यूनिट रखेंगे के और सिंबल सॉरी के, ऐसा यूनिट रहेगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये यूनिट कौन सी है, एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। टेम्परेचर के लिए केल्विन और इसका सिंबल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आप एक एटम्स के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, एक छोटा एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, उनकी जो कैलकुलेशन करोगे वो मोल के अंदर हो जाएगी और इसका सिंबल एमओएल। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, कोई चीज कितना ज्यादा चमक रही है, कोई चीज कितनी कम चमक रही है, जो उसकी रोशनी है दैट इज इंटेंसिटी। इसको कैंडेला, इसकी ऐसे यूनिट रहेगी कैंडेला, कैंडेला को सीडी का सिंबल रहेगा। एंड प्लेन एंगल जो एंगल 2 लाइंस के बीच में बनता है, ये प्लेन एंगल के लिए रेडियन और इसके ऐसा यूनिट रेडियन और सिंबल आरएडी रेड। और सॉलिड एंगल जो 360 डिग्री एंगल होता है टोपी के अंदर, कैप, बर्निंग कैप के अंदर, कोन के अंदर, उसके ऐसा यूनिट स्टीरेडियन और सिंबल हमने रखा एसआर। तो ये आप नोट कर लेना अपने कॉपी के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट 7 क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट 7 क्वांटिटीज आपकी जो है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये जो 2 है सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री और ये जो फर्स्ट 7 क्वांटिटीज हैं ये क्या है फंडामेंटल। तो इसको आप नोट कर लें, फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज व्हिच आर एनफ टू एक्सप्लेन आवर
नेचर सिस्टम, हमारा नेचर कैसे काम करता है, उसमें कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब जो एडवांटेजेस क्या हैं एसआई सिस्टम की, एसआई सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, जो अब सभी कंट्रीज के अंदर चल रहा है, पहली एडवांटेज है इट इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हम 10 की पावर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, दैट इज मैट्रिक सिस्टम। सेकंड ये रहेगा कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का क्या मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास फोर्स है 1 न्यूटन, आपको पता है फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन फोर्स के फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किस में रहेगा 1 केजी में, और एक्सेलरेशन किस में रहेगी मास केजी के अंदर, और एक्सेलरेशन होगी आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए मैंने कन्वर्जन कर दी, न्यूटन की कन्वर्जन कर दी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अंदर, बट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मीन मुझे कोई भी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सिस्टम को आप बोलते हो ये कोहेरेंट सिस्टम है। जैसे 1 मीटर किस इक्वल हो गया 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह आप वर्क की डेफिनेशन लगा सकते हो, तो वर्क की फॉर्मूला क्या होता है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे वर्क 1 जॉउल कब होगा, 1 जॉउल वर्क इज इक्वल टू व्हेन 1 न्यूटन, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मीटर। सो 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। तो ये जॉउल की न्यूटन मीटर में कन्वर्जन होगी, बट यहाँ पर भी ओनली 1 का फैक्टर ही है, आपको कोई भी और फैक्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सिस्टम को आप बोलते हो कोहेरेंट सिस्टम। रैशनल सिस्टम, अब रैशनल का क्या मीनिंग है, जैसे आपने एनर्जीज को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड बना रखा है। अगर आप किसी पानी को बॉयल करते हो हीट करते हो तो उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी है, आपने बोला 10 कैलोरी। उसके बाद आप वर्क कर रहे हो, आपसे पूछा गया जो आपने वर्क किया इसके अंदर आपने कितनी एनर्जी वेस्ट की, तो आपने बोला कि हमने वेस्ट की 10 जॉउल। 10 जॉउल की जो एनर्जी है इसके अंदर वेस्ट हुई, ओके। उसके बाद हमने वोल्टेज की फॉर्मेट में एनर्जी को कैलकुलेट किया। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इतनी वोल्टेज देके इसको आप खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज देके खींचना, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली क्या है, एनर्जीज की बहुत सारी यूनिट होगी। एनर्जीज को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अर्ग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जॉउल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैलोरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैलोरी। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट इन सभी फॉर्मेट्स को हम जॉउल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसको हम एक ही सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में लिख सकता हूँ, अर्ग को जॉउल में लिख सकता हूँ, कैलोरी को भी जॉउल में लिख सकता हूँ। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज रैशनल सिस्टम। 1 यूनिट फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटी, सभी क्वांटिटीज के लिए एक ही यूनिट लग जाएगा। जॉउल ही आपका एनफ है सभी क्वांटिटीज के लिए। लास्ट वन, इट इज प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अगर आप प्रैक्टिकल यूनिट्स की कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिकली यूनिट्स को चेंज करोगे, तो ये भी सभी के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर का ये पार्ट हो गया अप टू यूनिट्स। अब कल हम जो करेंगे दैट इज इन यूनिट्स की आगे डेफिनेशन क्या होगी और प्रैक्टिकल मेथड्स क्या रहेंगे किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, व्हाट आर द प्रैक्टिकल मेथड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।